आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा आप देख रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में आज बात इजरायल और हमास के महायुद्ध में सबसे बड़े खतरे की करेंगे। अमेरिका ने इजरायल को ऐसा हथियार सप्लाई कर दिया जिसके बाद अब ईरान और हिजबुल्लाह भी हमास की मदद करने से पहले 15,000 बार सोचेंगे। 15,000 ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल 15,000 बार इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को जो हथियार सप्लाई किया उसकी तादाद 15,000 से भी ज्यादा है। उत्तर गाजा फटा, अब दक्षिण गाजा फट रहा है। इजरायल पूरे गाजा को मिट्टी में मिला रहा है। सीज फायर खत्म होने के बाद गाजा को खत्म करने की तस्वीरें फिर से आनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन गाजा पर मौत बरसाने वाली तबाही के पीछे इजरायल ही नहीं बल्कि अमेरिका का असलहा है। हमास को खत्म करने के लिए अमेरिका ने इजरायल को 15,000 बंकर बस्टर बम भेजे हैं। गाजा पर बमबारी के लिए अमेरिका ने इजरायल को 57,000 तोप के गोले सप्लाई किए हैं। एक तरह से बाइडन मौत बांट रहे हैं। ये इल्जाम अमेरिका पर बार बार लग रहा है। अब 15,000 बंकर बस्टर बम बांटकर बाइडन ने इजरायल को बता दिया है कि हमास के खत्म होने तक, गाजा की एक एक इमारत के तबाह होने तक अमेरिका नेतन्याहू के साथ है। हमास की सुरंग ही हमास का सबसे बड़ा हथियार है। इन्हीं सुरंगों में से ही हमास के हमलावर ताक लगाए बैठे हैं। इस सुरंग नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ही हमास इजरायल की सेना को घेर कर मारना चाहता है। सवाल है कि ऐसे में इजरायल कैसे सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर सकता है? तो जवाब ट्रिपल बी यानी बंकर बस्टर बम। ये ऐसा बम होता है जो बंकर को भेद कर फटता है। ये गहराई में छुपे दुश्मन को मार डालता है। ये पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करता है कि टारगेट से बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है बंकर बस्टर बम। इजरायल को अमेरिका से कई तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम मिल चुके हैं जो हमास की सुरंग को तबाह कर सकते हैं। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72, तीसरा है GBU-57। נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל מטרותיה. ואי אפשר להשיג מטרות אלה ללא המשך התמרון הקרקעי. התמרון הקרקעי היה הכרחי כדי להביא את התוצאות עד עכשיו, והוא הכרחי כדי להביא את התוצאות בהמשך. इजरायल की एयरफोर्स इस वक्त गाजा की इमारतों को मलबे में तब्दील कर रही है। इसमें ज्यादातर धमाके ऐसे हैं जो हमास की बजाय आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 15,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है और इनमें हमास के गिने चुने कमांडर मारे गए हैं, जबकि इजरायल की बमबारी में 6,500 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। हमास को मारने के लिए इजरायल बेतरतीब बमबारी कर रहा है क्योंकि इजरायल का कहना है कि वो हमास को खत्म करने के लिए गाजा का कोई कोना नहीं छोड़ेगा और जाहिर है कि इजरायल को अमेरिका की मदद जारी रहेगी। Dynamic will continue to do everything we can to emphasize to the Israelis the necessity to operate within a law of war, but also protect civilians in the battle space. हमास का सुरंग नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद तो पहले ही पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। वैसे हमास की सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए इजरायल की एयरफोर्स 3 तरह के बहुत महंगे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करती आ रही है। इजरायल का GBU-28 बंकर बस्टर बम 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है। सुरंग ज्यादा गहरी है तो GBU-72 बम है, ये 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है।
तीसरा बम सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये है GBU-57, जो 60 मीटर की सतह को भेदने के बाद तबाही मचाता है। यानी जमीन के 60 मीटर गहराई में छुपना भी मौत से नहीं बचा पाएगा। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोटक फटेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पूरी सुरंग एक बार में ढह जाएगी। और वहां छुपा दुश्मन कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो मारा जाएगा। लेकिन इजराइल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला। उसके पास चाहे जितने बंकर बस्टर बम हो, लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी है जिनका नेटवर्क और जिनकी गहराई अब भी इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। नेतन्याहू के सामने एक बड़ा सवाल यह है कि जो बम 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए में आता है, उसको कहां इस्तेमाल किया जाए। इतना महंगा बम और सुरंग भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर का नेटवर्क। अब इजराइल को अमेरिका से मिल रहा है उसका सबसे फेवरेट बंकर बस्टर बम, जो सस्ता भी है, भरोसेमंद भी है, जिससे गाजा की तबाही और तेज की जा सकती है। इजराइल ने इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया है। देखते ही देखते इसके एक हमले से पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है, जमीन के नीचे सुरंग ढह जाती है। इस बम का नाम है BLU-109। 870 किलो का यह बम 7 फीट 11 इंच लंबा होता है। 370 मिलीमीटर की गोलाई होती है। सबसे खास बात यह कि इसकी कीमत सिर्फ $21,000, जो बाकी बंकर बस्टर बम के मुकाबले काफी कम है। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को यह बम बड़ी तादाद में सप्लाई कर दिए हैं। Conflict ends. Hamas cannot control Gaza, and Israel must be secure. Palestinians need a hopeful political horizon. लिहाजा इजराइल की एयरफोर्स ने अब ज्यादा से ज्यादा बंकर बस्टर बम फायर करने का फैसला किया है, ताकि हमास की सुरंग को जमीन के अंदर ही खत्म कर दिया जाए। दरअसल हमास की पूरी ताकत इस वक्त सुरंगों में छिपी हुई है, और यही नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका में ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसके लिए बाइडेन की आलोचना भी हो रही है कि गाजा पर बमबारी के लिए अमेरिका ने इजराइल को 5000 से ज्यादा MK-82 मार्क 82 बम दिए हैं। ये अनगाइडेड बम होते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने करीब 5500 MK-84 बम दिए हैं। इसके अलावा 1000 GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम सप्लाई किए हैं। साथ ही 3000 से ज्यादा JDAM यानी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन बम भी भेजे हैं। מאמץ חובק עולם, המוסד, צוות המשא ומתן, השב"כ, צה"ל, וקיימתי קשר ישיר ויומיומי עם הבית הלבן. כל המאמץ הזה נשא פרי. गाजा में चाहे ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें ढहाई जा रही हैं, रिहायशी इलाके पूरी तरह मलबे वाला कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहां जमीन के नीचे हमास का ऐसा जाल फैला हुआ है कि उसका बाल भी बांका करना नेतन्याहू और उनकी फौज के लिए पसीने छुड़ाने जैसा होगा। अब तक इजराइल ने कितने बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए, ये बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन इजराइल का दावा है कि उसने हमास की करीब 800 सुरंग तबाह कर दी है। इजराइल का दावा है कि हमास की कई सुरंग अस्पतालों में मिली, कई सुरंग स्कूलों में मिली। गाजा के इस मैप पर आप हमास का टनल नेटवर्क देख सकते हैं। गाजा के अंदर ये नेटवर्क 500 किलोमीटर का बताया जाता है, और कई जगह ये सुरंग 500 फीट की गहराई में है, यानी सतह से करीब 150 मीटर नीचे है। ये इतनी गहराई है जहां पर कोई बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच सकता। इसलिए नेतन्याहू को सुरंग नेटवर्क को तबाह करने के लिए बहुत सटीक इंटेलिजेंस चाहिए होगी, और ये काम मोसाद ही कर सकता है। इजराइल के सैटेलाइट नेटवर्क को भी अब तक इस नेटवर्क का पता करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन गाजा युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि हमास के चुनिंदा कमांडरों को मारने के लिए इजराइल हद से ज्यादा बमबारी कर रहा है, और इसका टारगेट आम लोग बन रहे हैं। सीज फायर तक उम्मीद थी कि यह युद्ध नए समझौते के साथ रुक जाएगा या फिर इजराइल की रणनीति बदलेगी, लेकिन अब उसने जो हाल उत्तरी गाजा का किया, वही हाल वो दक्षिणी गाजा का कर रहा है। जबकि इजराइल ने ही उत्तरी गाजा से लाखों लोगों को दक्षिण की तरफ जाने की वार्निंग दी थी। गाजा में 15,000 मौतों के बाद पहले ही गुस्सा पूरे पश्चिम एशिया में भड़क चुका है। अगर दिसंबर में ये युद्ध नहीं रुका तो समझ लीजिए कि 2024 का साल 2023 से भी ज्यादा खून खराबे वाला होगा, और इसकी वजह से दुनिया में कई बड़े युद्ध शुरू होने का खतरा बढ़ जाएगा।
इजरायल पर हमास के हमले ने सऊदी अरब और ईरान के बीच अविश्वास की नई दीवार खड़ी कर दी। सऊदी अरब ने ईरान से कहा कि ईरान की सेना से सहयोग तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए बड़ी शर्त है। यह शर्त ऐसी है जिसे ईरान कभी पूरा नहीं कर सकता। अब सवाल क्या है? दरअसल सवाल यह है कि क्या यह सऊदी अरब का डबल गेम है? गाजा में गिरते गोलों के बीच सऊदी अरब, ईरान के बीच डील की पेशकश हो रही है। लेकिन सऊदी अरब ने इस डील के होने से पहले ईरान के सामने रख दी है बड़ी शर्त जो ईरान के हथियार जमा करने के इरादे का पर्दाफाश है। शर्त अपने इरादे को अपने वर्चस्व में कमी करने को लेकर है। सऊदी अरब ने ईरान के साथ सैनिक सहयोग बढ़ाने के पहले सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान क्षेत्रीय ताकतों को हथियार सप्लाई करना बंद करे। सऊदी अरब ने अपनी 7 साल पुरानी दुश्मनी को पीछे रखकर इसी साल मार्च में ईरान से दोबारा दोस्ती का नया चैप्टर खोला है। लेकिन उसके पहले ही पेज पर अब सैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए शर्त की दीवार खड़ी हो गई है। सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? सऊदी अरब ईरान से आखिर चाहता क्या है? ईरान क्यों मानेगा अपने दोस्तों को हथियार सप्लाई नहीं करने की शर्त? क्या सऊदी अरब खेल रहा है डबल गेम? सऊदी अरब ईरान को हथियार सप्लाई करने से क्यों मना कर रहा है? इसकी डिटेल में जाने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि ईरान किन किन देशों और संगठनों को हथियार सप्लाई करता है और इसके पीछे ईरान की मंशा पैसा कमाना कम, अपने वर्चस्व की स्थापना ज्यादा है। यमन के हूथी विद्रोहियों को आता है ईरान से हथियार। लेबनान के हिजबुल्लाह भी ईरान का हथियार ही चलाते हैं। गाजा पट्टी के हमास लड़ाकों को ईरान से मिलते हैं हथियार। सीरिया को भी ईरान भेजता है हथियार। ईरान रूस तक को हथियार सप्लाई करता है। रूस इस वक्त जिन कामिकाजे ड्रोनों का धुआंधार इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है, वो ईरान से ही सप्लाई होते हैं। ऐसे ड्रोन हमास के पास भी होने के कयास लगाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब से सैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए ईरान हथियार के दम पर हासिल अपने आधिपत्य की बलि क्यों चढ़ाएगा? इस सवाल का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। इस वक्त सऊदी अरब की इस शर्त के पीछे और पूरे ईरान सऊदी अरब के बीच रिश्तों की नई और बेहद दिलचस्प कहानी को समझना बहुत जरूरी है। सऊदी अरब इस समय कूटनीति की पिच पर बढ़िया खेल रहा है। हमास के इजरायल पर हमले ने सऊदी अरब को ईरान पर नैतिक नकेल लगाने का मौका दे दिया है। कैसे? इसे विस्तार में समझिए। सऊदी अरब अमेरिका का खाड़ी में सबसे बड़ा सहयोगी है, लेकिन सऊदी अरब अब चाहता है कि सैनिक सहयोग में अमेरिका पर निर्भरता कम की जाए। तो इसके लिए सऊदी अब ईरान से हाथ मिला रहा है। अब देखिए, ईरान अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। ईरान से दोस्ती भी सऊदी अरब की चीन ने करवाई। चीन भी अमेरिका की दुश्मनी वाली लिस्ट में टॉप पर है। अभी और देखिए, ईरान नाटो देशों की चेतावनी के बावजूद रूस को हथियार सप्लाई करता है। मतलब ये कि सऊदी अरब एक तरफ ईरान से दोस्ती गाढ़ी कर रूस और चीन के करीब देखना चाहता है, दूसरी ओर ईरान को अमेरिका की ओर से यह समझा रहा है कि वो हमास को हथियार सप्लाई करना बंद करे। मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ वही पुराना रिश्ता अब भी कायम रखा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती और दुश्मनी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों खाड़ी देश अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ते रहे हैं। यहां तक कि मार्च 2023 में दोनों देशों के बीच जो दोस्ती स्थापित हुई है, वो भी सुविधाओं वाली शादी की तरह है। आपको आगे दिखाएंगे कि ईरान हथियारों की दौड़ में इस वक्त कहां से कहां पहुंच गया है और ईरान क्यों नहीं छोड़ेगा हथियार सप्लाई करना। लेकिन अभी सऊदी अरब की ईरान से दोस्ती की असली मंशा। अल अक्सा मस्जिद में जब इजरायल की सेना घुसी तो इसका विरोध करने में सऊदी अरब आगे रहा।
लेकिन इस बीच सऊदी अरब इजरायल की दोस्ती का नया मंच सजाने की तैयारी करता रहा। ये डील अमेरिका की मध्यस्थता में होनी थी। ईरान से दोस्ती के बावजूद सऊदी अरब इजरायल से दोस्ती करने जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब को गाजा से ज्यादा चिंता अपनी है, इजरायल उसके लिए फायदेमंद है। तो एक तरफ तो सऊदी अरब इजरायल को गले लगा रहा था, दूसरी ओर ईरान से गलबहियां कर रहा था। हमास के हमले ने सऊदी अरब के इस दो तरफा चरित्र को बेनकाब कर दिया। जिस अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना के घुसने को हमास ने पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ हमला बताया, बदला लेने के लिए इजरायल पर हमला कर दिया। सऊदी अरब ने उसमें हमास का साथ देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि ईरान पर भी हमास को कंट्रोल करने का दबाव डाल रहा है। सऊदी अरब अपनी सेटिंग में बिजी है और ईरान अपनी। कई पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट आई कि हमास का हमला ईरान के ऑर्डर पर हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर सऊदी अरब इजरायल के बीच डील हो जाती और ऐसा होता तो ईरान की सारी कूटनीति और क्षेत्रीय शहंशाही स्थापित करने की ख्वाहिश मिट्टी में मिल जाती। यहां बिल्कुल संक्षेप में समझना जरूरी है कि सऊदी अरब ईरान के बीच की दोस्ती ईरान पर कैसे भारी पड़ती। इजरायल सऊदी अरब डील होती तो ईरान क्यों होता परेशान? पहली वजह, ईरान के 3 मुख्य दुश्मनों इजरायल, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच बड़ी डील होने की संभावना पैदा होती। दूसरी वजह, सऊदी अरब इजरायल की डील से खाड़ी में शक्ति संतुलन सऊदी अरब के पक्ष में झुकता, क्योंकि डील की मध्यस्थता अमेरिका कर रहा है। तीसरी वजह, खाड़ी में ईरान की बढ़ती ताकत पर तत्काल लगाम लगाने की संभावना पैदा होती। तो ईरान ने सऊदी अरब और इजरायल में डील होने से पहले हमास के हमले वाली चाल चल दी। लेकिन सवाल उठता है कि शाम अलग, सुबह अलग राय जाहिर करने वाले सऊदी अरब और ईरान के बीच की दोस्ती क्या कभी पक्की भी होगी, जिसमें भरोसे की ईंट होगी? इतिहास इस मिलन के खिलाफ खड़ा है। बहुत कम शब्दों में समझिए, सऊदी अरब ईरान की दुश्मनी की 7 साल पुरानी खूनी कहानी कब, कैसे और क्यों लिखी गई। सऊदी अरब और ईरान के बीच पिछले कई दशकों से क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए संघर्ष जारी है, जो धार्मिक विभाजन के चलते गंभीर हुआ है। ये दोनों ही मुल्क इस्लाम की अलग अलग शाखाओं को मानते हैं। ईरान एक शिया बहुसंख्यक देश है, जबकि सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है। सुन्नी और शिया कानून, धर्मशास्त्र और संगठन जैसे मामलों में अपने अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। इन दोनों समुदायों के नेता प्रभाव के लिए एक दूसरे के साथ संघर्षरत रहे हैं। सीरिया से लेकर लेबनान और इराक से लेकर पाकिस्तान तक कई क्षेत्रीय संघर्षों ने इस विभाजन को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। कहीं कहीं इन संघर्षों ने पूरे समुदाय को ही तोड़ दिया। ईरान यमन के हूथी को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो शिया है। लेबनान के हिजबुल्लाह को भी इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि वो शिया है। इराक में भी सपोर्ट पहुंचाता है क्योंकि वहां भी शिया मुसलमानों की अच्छी तादाद है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि ईरान हमास को भी सपोर्ट करता है, जो सुन्नी है। लेकिन यहां मामला इजरायल के खिलाफ है, तो ईरान तो हर उसके साथ है जो इजरायल को अपना दुश्मन बनाते हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब ईरान के हथियार संपन्न देश या संगठन सुन्नी बहुल सऊदी अरब के दुश्मन हो जाते हैं। इसीलिए तो सऊदी अरब नया समीकरण बनाने की कोशिश में है। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि यहां भी ईरान सबसे बड़ा रोड़ा है। चीन और रूस से सऊदी अरब का डायरेक्ट मिलन हो ही नहीं सकता, बीच में ईरान आएगा ही। और फिलहाल सऊदी अरब के पास इसका कोई हल नहीं है, लिहाजा सऊदी अरब का डबल गेम जारी है। ईरान ने फैसला कर लिया कि अगर हमास फेल भी हो गया, नाकाम हुआ, तो वो इजरायल को किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। ईरान ने रूस से ऐसे हथियार मिलने वाले हैं जिनसे पहला हमला इजरायल और अमेरिका के अड्डों पर किया जाना अब फाइनल भी हो चुका है।
पश्चिम एशिया जल रहा है और अब इस आग में नए शोले भड़काने का साजो सामान तैयार हो चुका है। इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर ईरान से आई है। ईरान को मिलने जा रहा है सुखोई 35 फाइटर जेट और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर। रूस से दोनों हथियार मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा रूस से ईरान को याक 130 ट्रेनर जेट भी मिलेगा, जिससे ईरान के फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग और बेहतर हो जाएगी। सवाल है कि ये ताकत मिलने के बाद अब इजराइल से कैसे टकराएगा ईरान। पश्चिम एशिया में ईरान की फाइटर गोलाबंदी शुरू हो चुकी है। जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म नहीं हुआ है और नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास के एक एक कमांडर को चुनकर मारेंगे, तब इस युद्ध का लंबा खिंचने की पूरी गारंटी है। गाजा की आग कैसे पूरे पश्चिम एशिया को जला सकती है, इसका 1 महीने का ट्रेलर पूरी दुनिया ने देखा है। 15,000 लोगों की मौत तो सिर्फ शुरुआती कही जा सकती है, क्योंकि इजराइल का बॉम्बिंग मिशन अब गाजा से निकलकर बाहर भी जा सकता है और इसका सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई बन सकता है तो वो है ईरान और साथ में वो मिलिशिया जो ईरान के साथ है। इसीलिए सुखोई 35 और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर रूस और ईरान की डील पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। सवाल है कि सुखोई 35 जैसे लॉन्ग रेंज फाइटर के टारगेट पर कौन सा देश होगा? क्या इस फाइटर जेट के टारगेट पर खाड़ी में अमेरिका के अड्डे होंगे या फिर ईरान अब इजराइल पर हमले के लिए तैयार हो रहा है? इससे पहले रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ईरान के पायलट रूस के आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 35 पर ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और अब जल्दी ही ईरान को इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी मिल सकती है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके मुताबिक शुरुआत में ईरान को रूस से 24 सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। तादाद तो इनकी कम लगती है, लेकिन ऐसे फाइटर ईरान की एयरफोर्स को गजब की ताकत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स को वो रेंज चाहिए जो इजराइल तक उसकी पहुंच आसान कर दे। इस वक्त ईरान की एयरफोर्स को नई टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट चाहिए जो इजराइल और अमेरिका के जेट से टक्कर ले सकें, उन्हें दूर से ही टारगेट कर पाएं। इस वक्त ईरान को ऐसी फायर पावर चाहिए जो उसकी जमीन पर हमला करने वाली बड़ी फोर्स को मिटाकर रख दे। यानी ईरान के फ्रंट पर देखा जाए तो उसे इजराइल तक यानी करीब 1800 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट करने वाला एक फाइटर जेट चाहिए। सुखोई 35 के आने से ईरान की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाएगी। साथ में उसे अपने समुद्री मोर्चे पर घुसपैठ करने वाली फोर्स को रोकने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर भी चाहिए और उसकी डिमांड चीन की उड़ानों पर पाबंदी लगाने की मांग अब उठने लगी है। दरअसल अमेरिका समेत बहुत से देश इस वक्त चीन से डर गए हैं, क्योंकि चीन के जिस मिस्ट्री वायरस ने वहां हाहाकार मचाया हुआ है, उसने अब यूरोप और अमेरिका में भी बच्चों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं और सबको खौफ लग रहा है कि ये कोरोना वायरस पार्ट 2 तो नहीं। साल तक कोरोना वायरस से जूझने के बाद चीन में अब एक दूसरे वायरस ने कोहराम मचा दिया है और उसके निशाने पर हैं बच्चे। तेज बुखार चढ़ता है, गले में दर्द होता है, सांस उखड़ती है, थकान के मारे शरीर चूर चूर हो जाता है। ऐसी खांसी होती है कि महीनों तक ठीक ही नहीं होती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस बीमारी की चपेट में आए कुछ लोगों में इसमें एक भी लक्षण नजर ही नहीं आता। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा कोरोना वायरस के कई मरीजों में देखने को मिला था।
इंसान सामने बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है, मगर अपने इर्द गिर्द वायरस बांटता फिरता है। और जब तक बीमारी पकड़ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि मरीज ट्रैक ही नहीं हो पाती और एक बीमार आदमी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, दूसरे शहर, दूसरे राज्य, यहाँ तक कि दूसरे देश में लोगों को बीमार कर चुका होता है। चीन में फैले ऐसे खतरनाक निमोनिया ने बच्चों को बेहाल कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों का मजमा लगा है। कैपिटल बीजिंग तक में हॉस्पिटल में एक बेड पाने के लिए मारामारी है, क्योंकि रोजाना 1200 से 1500 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो चीन में लॉकडाउन के आसार बन जाएंगे। लोगों के चेहरों पर मास्क तो दोबारा लग ही गए हैं और सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल वैसे ही बंद हैं और बच्चे या तो घरों में कैद हैं या फिर अस्पताल के बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। ये सब चीन के मिस्टी वायरस का कहर है। चीन खुलकर साफ साफ कुछ भी बताने को तैयार नहीं। बीमार चीन है मगर सांसें पूरी दुनिया की अटकी हैं, क्योंकि 2019 में चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया का जो भट्ठा बैठाया उससे दुनिया अब तक पूरी तरह नहीं उबर पाई है। कोरोना वायरस से एशिया से लेकर अमेरिका तक कुल करीब 70 लाख मौतें हुई और चीन में निमोनिया ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। इसलिए हर कोई खौफ में है कि कहीं चीन ने कोई नया वायरस तो पैदा नहीं किया, क्योंकि कोरोना वायरस को भी चीन का बनाया बायोलॉजिकल वेपन कहा जाता है। ऐसे आरोप अमेरिका में लगे और कई देशों ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस को चीन का जैविक हथियार तक बताया गया। आरोप लगते हैं कि कोरोना कोई प्राकृतिक वायरस नहीं था जो अपने आप बना और फैला, बल्कि चीन ने अपने दुश्मनों को जान से मारने के लिए सोची समझी साजिश के तहत कोरोना वायरस को तैयार किया था। अपने वुहान शहर के लैब में अमेरिका से लेकर कई देश आरोप लगाते हैं कि चीन के वैज्ञानिकों ने लैब में कोरोना वायरस बनाया, मगर वहां से चीन और फिर चीन से पूरी दुनिया में फैल गया। चीन में शुरू हुई इस बीमारी की टाइमलाइन भी बिल्कुल कोरोना वायरस जैसी ही है। कोरोना भी साल 2019 के आखिर में चीन में फैलना शुरू हुआ था और 2020 की पहली तिमाही तक उसने दुनिया के दर्जनों देशों में लॉकडाउन लगवा दिया था। चीन का नया बुखार भी नवंबर और दिसंबर के महीने में फैल चुका है और अब डर है कि 2024 में ये कहीं कोरोना पार्ट 2 वाला हाहाकार ना मचा दे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोरोना वायरस के फैलने के दौरान भी चीन अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं था और अब भी वो कह रहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं, ये नया नहीं पुराना ही वायरस है। यही वजह है कि सभी देश आशंका जता रहे हैं कि चीन इस बार भी सच छिपा रहा है। उसके इरादे खूंखार हैं। वो एक नया वायरस फैलाकर बिना लड़े ही अपने दुश्मन देश की आबादी को बीमार करके मौत के घाट उतारना चाहता है। ऐसा डर कई देशों में जताया जा चुका है। बाकी देश जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो डर जता रहे हैं, उसमें भी दम है, क्योंकि अब सिर्फ चीन में ही बच्चों को निमोनिया नहीं हो रहा, बल्कि बीमारी यूरोप से लेकर अमेरिका तक पहुंच गई है। यूरोप के कई देशों में बच्चों को निमोनिया हो रहा है। फ्रांस, द नेदरलैंड्स और डेनमार्क में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ब्रिटेन भी डरा हुआ है। अमेरिका में भी बच्चे निमोनिया से बीमार पड़ रहे हैं। वहां के ओहायो और मैसेच्यूसेट्स राज्य में भी केस बढ़ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में बच्चों के बीमार पड़ने का चीन में फैल रहे निमोनिया से कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है, मगर अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के 5 सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से चीन पर ट्रैवल बैन लगाने की मांग उठा दी है। उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि जब तक चीन इस बीमारी के बारे में एक चीज नहीं बता देता, तब तक अमेरिका और चीन के बीच लोगों के सफर को पूरी तरह बंद कर दिया जाना चाहिए। मगर चीन ने जैसे कोरोना वायरस के कंट्रोल होने की बात कही थी, वो इस बार भी वही कह रहा है। 中国有非常健全的医疗体系，那么最近发生了一些个别地方发生一些儿童的
感冒的事件，这其实在任何国家都会发生，而在中国处在有效的管控之下。वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी चीन से इस बीमारी की एक एक डिटेल मांग चुका है, मगर वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चीन का रवैया कुछ उसी तरह का है। इसी वजह से भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। वो चीन के हालात पर नजर बनाए हुए है और उसकी तरफ सभी राज्यों को अपने अस्पतालों में पूरी तैयारी रखने की बात कही गई है। कई राज्य चौकन्ने हो गए हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। गुजरात से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु भी मामले पर नजर रखे हुए है।